नमस्कार, आपका स्वागत है 30 आर्ट्स में। आज 18वां मैच खेला जाना है सीएसके और एसआरएच के बीच। मैच होगा हैदराबाद में, हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में। आपको बता दें कि एक तरफ क्लासन है तो वही दूसरी तरफ शिवम दुबे। एक तरफ कप्तान कमिंस है जिन्होंने 2 आईसीसी के चैंपियनशिप जितवाए हैं, तो वही दूसरी तरफ एमएस धोनी हैं जिन्होंने 3 आईसीसी के खिताब अपनी टीम को जिताए हैं। इस मैच पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उपेंद्र थापक और सचिन कुमार। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत से आपको पहले बता दें कि दोनों टीमों ने 3-3 मैच इस आईपीएल में खेले हैं। सीएसके ने 2 जीते हैं तो वही एसआरएच ने सिर्फ अभी तक 1 ही जीता है। अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो आपको मिलेंगे सीएसके तीसरे नंबर पर तो वही एसआरएच 7वें नंबर पर। सचिन जी, ये बताइए कि आज मैच खेला जाना है हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में। ये वही स्टेडियम है जहाँ पर पिछले बार हैदराबाद ने 277 रन बनाए थे। आईपीएल का रिकॉर्ड टोटल है, तो कितना आज कॉन्फिडेंस रहेगा सीएसके के खिलाफ उनका? देखिए, आज हैदराबाद जब ग्राउंड पे उतरेगी तो कॉन्फिडेंस उसका काफ़ी हाई रहेगा। जब भी उन्होंने इस पिछले ग्राउंड पर जब खेला है 277 रन बनाए थे और टीम के हर बल्लेबाज ने उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया था। पर पिछले मैच में कहीं ना कहीं हैदराबाद 170 से नीचे रही है, तो इसकी तैयारी ज़रूर करके वो आएगी। और मुझे लगता है कि आज चेन्नई के बॉलर के सामने हैदराबाद का दबदबा रहेगा आज पूरे मैच में। ठीक है, आपको बता दें कि दोनों टीमों ने राजीव गांधी स्टेडियम में टोटल 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 सीएसके ने जीते हैं तो वही 2 एसआरएच ने। तो आज ये देखना रोमांचक होगा कि कौन आगे बढ़ता है। आप ये बताइए कि अगर एसआरएच बैटिंग करती है तो उनके में एक बड़ा कंसर्न है मयंक अग्रवाल। क्या वो एक बड़ा कंसर्न है उनका फॉर्म को लेकर या फिर स्ट्राइक रेट को लेकर टीम के लिए? देखिए, ऐसा है कि जब टीम का हर खिलाड़ी बहुत लंबे चौड़े छक्के मार रहा हो, रन बना रहा हो, तो एक एवरेज बल्लेबाज मयंक अग्रवाल एवरेज नहीं है। उन्होंने कई आईपीएल में कई पारियां खेली हैं, लेकिन इस टाइम पे वो टीम के लिए एक एवरेज बल्लेबाज के रूप में है। क्योंकि आप ओपनिंग आते हैं और ओपनिंग में अगर आप आगे 20 या 25 गेंदें खेल लेते हैं और रन नहीं बनते हैं तो बाकी टीम के ऊपर इसका दबाव आता है। अब देखिए, 277 वाले मैच जो हुआ जिसमें एसआरएच ने 277 रन बनाए, उसमें मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हो गए। अगर वो जल्दी आउट नहीं होते तो स्कोर उतना नहीं जाता, क्योंकि टीम को लास्ट में बॉल ही नहीं बचती। तो इसलिए एसआरएच के लिए मयंक अग्रवाल बहुत बड़ा कंसर्न है। और मुझे लगता है कि अगर आज के मैच में उनको खिलाया जाता है और 1-2 मैच में लगातार वो ऐसे ही प्रदर्शन करते हैं या प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो टीम में उनकी जगह खतरे में है। सचिन जी, मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं कि बैटिंग ऑर्डर क्या है। मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मार्करम, क्लासेन, शहबाज, अब्दुल सामद, वॉशिंगटन और पैट कमिंस। अगर आपको बता दें कि एसआरएच की पैट कमिंस तक बैटिंग जाती है, मतलब कि 90 नंबर तक बैटिंग जाती है, तो ये सीएसके के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होगा कि वह किस तरीके से बॉलिंग करती है। आप ये बताइए कि सचिन जी, कि अगर नीचे आए हम, सबसे पहले आते हैं आपके ट्रेविस हेड, उसके बाद मयंक अग्रवाल, उसके बाद आते हैं आपके अभिषेक शर्मा जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आते हैं एडन मार्करम। मार्करम के अगर पिछले मैच में अगर उनका परफॉर्मेंस देखा जाए, रन बना रहे हैं लेकिन T20 के हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट नहीं है, तो क्या उनको खेल में अपने सुधार करना चाहिए या फिर उनकी जगह किसी और को टीम में लाना चाहिए? एडन मार्करम देखिए अच्छे बल्लेबाज हैं और T20 में साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए हैं। बाकी देखिए, पिछले मैचों को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो आईपीएल में उनके भी ये सीज़न में नई शुरुआत हुई है। और देखिए, अभी तो वे कह रहे हैं कि 3 मैच हुए हैं टीमों के। अभी तो देखिए शुरुआत है और आगे पूरा टूर्नामेंट बचा है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर हमको स्टार्टिंग में हमको ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर टीम को अच्छी शुरुआत मिलेगी तो एडम मार्करम देखिए पक्का खुलकर खेलते नजर आएंगे। क्योंकि मैच में ज़्यादातर ये हो रहा है कि मयंक अग्रवाल अपनी विकेट जल्दी गंवा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमआई के मैच में अगर पूरे बैटिंग ऑर्डर ने परफॉर्मेंस की थी तो सबके 200 से 250 के स्ट्राइक रेट से ऊपर थे, लेकिन वो एडन मार्करम के केस में नहीं था। देखिए, एक आध मैच को हम कंसीडर नहीं कर सकते, वहाँ आप रिकॉर्ड उनका है स्ट्राइक रेट पे। बट देखिए, आगे मैचों में अगर मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड ओपनिंग साझेदारी में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एडन मार्करम के लिए रास्ते खुलते हैं आगे खुलकर खेलने के लिए। ये बताइए उपेंद्र जी, कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि क्लासेन को पहले भेजा जाए? हालांकि ये तो गलत हो जाएगा कि अगर क्लासेन आउट हो जाएंगे फिर से मार्करम को आना पड़ेगा और उनके स्ट्राइक रेट का फिर कंसर्न है, लेकिन क्या क्लासेन को ऊपर खिलाया जा सकता है मार्करम के? देखिए, मार्करम एक टिक्कर खेलने वाले बल्लेबाज हैं। वो ज़्यादा शॉट नहीं मारते हैं, लेकिन वो चौके या छक्के से स्ट्राइक रेट रोटेट करके टीम को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और मध्य क्रम में आप तीसरे नंबर पर सीधे क्लासन को नहीं भेज सकते। हाँ, अगर पहले 2 विकेट या 3 विकेट 16 या 17वें ओवर में गिरते हैं आपके, या 10 से ज़्यादा ओवर में गिरते हैं, तो आप क्लासन को भेज सकते हैं कि उनको 5-6 ओवर खेलने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर विकेट 6 ओवर में या 5-7 ओवर में गिरता है तो एडन मार्करम को उस जगह पे आना चाहिए। मैं एडन मार्करम की जगह राहुल त्रिपाठी को शायद सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी उनकी सही नहीं है, फॉर्म भी सही नहीं चल रहा उनका। लेकिन हाँ, एडन मार्करम जरूरी है, क्लासन के ऊपर ही आना चाहिए उनको। सचिन जी, ये बताइए कि
क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एडन मार्करम को मयंक अग्रवाल की जगह भेजें, या फिर यह भी पॉसिबल है कि एडन मार्करम को बाहर कर हम ग्लेन फिलिप्स को अंदर ला लें, ताकि उनका जो मिडल ऑर्डर है इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स भी आपके क्लासन जैसे ही बैटिंग करते हैं। क्या ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल त्रिपाठी को मौका दिया जाना चाहिए, अगर हम मौका नंबर पर? नंबर 3 पर, क्योंकि नंबर अभिषेक शर्मा की जगह, सॉरी नंबर 4 पर मार्करम खेलते हैं। हाँ, हाँ, तो मार्करम की जगह हम राहुल त्रिपाठी को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहले राहुल त्रिपाठी चौथे नंबर पर ही खेलते थे, तो चौथे नंबर पर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। और देखिए, राहुल त्रिपाठी भी अच्छा खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। और अगर देखिए एडम मार्करम के साथ ऐसा हो रहा है कि वो स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को एक आध मैच का उनको रेस्ट देना चाहिए। क्या ग्लेन फिलिप्स को अंदर लाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे वो पावर हिटर है? देखिए, हाँ, ग्लेन फिलिप्स को ला सकते हैं, पर उनको मुझे लगता है कि इम्पैक्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि फिर नहीं, आपके पास अगर देखिए टीम में 4 पहले से वो है ओवरसीज़ प्लेयर है, जिसमें आपके एडन मार्करम हो गए, कमिंस हो गए, आपके ट्रेविस हेड हो गए, और आपके एक और है मैं नाम हाँ क्लासन है। तो आप 5वें को तो नहीं खिला सकते, या तो आपको मार्करम को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्करम ही एक वीक लिंक है वहाँ पर, एक पावर जो उनके बैटिंग लाइनअप में है, तो मार्करम ही एक लिंक है जो वीक लिंक है, जिनकी वजह से थोड़े से इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, मैनेजमेंट इतनी जल्दी मार्करम से भरोसा नहीं उठा सकती, क्योंकि पिछले सीजन में वो SRH के कप्तान थे, और देखिए मार्करम पर टीम इन्वेस्ट कर रही है काफ़ी, पिछले 1 साल 2 साल से देखते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्करम को और मौका मिलेगा, और मुझे यकीन है कि आगे के मैचों में ज़रूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो। ठीक है, मैं इस पर एक बात जोड़ना चाहूँगा कि SRH के लिए आप कप्तानी करते हैं, इसमें कोई फ़ायदा मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि SRH कप्तानों को ऐसे खाता है जैसे कोई तंदूर खाता है। डेविड वार्नर को हटाया, पाकिस्तान टीम की तरह डेविड वार्नर को हटाया, भुवनेश्वर कुमार को हटाया और फिर मार्करम को हटा दिया, तो उनका कप्तान होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर ग्लेन फिलिप्स अगर देखा जाए ग्लेन फिलिप्स का चौथे नंबर पर बैटिंग एवरेज, तो वो है, उन्होंने 39 इनिंग्स में 40 के एवरेज से 152 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, और ये काफ़ी अच्छा है चौथे नंबर। अगर वही अगर एडम मार्करम के उसमें देखा जाए तो एडम मार्करम काफ़ी पीछे है ग्लेन फिलिप्स से। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए तो ये वही बॉलिंग डिपार्टमेंट है जिन्होंने 277 रन जो चेस कर रहे थे मुंबई इंडियंस को, वहाँ तक पास तक पहुँचने भी दिया। भुवनेश्वर कुमार एक बड़ा कंसर्न है SRH के लिए, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, भुवनेश्वर कुमार के साथ दिक्कत वही है जो जब वो इंडियन टीम में खेल रहे थे तब भी उनके साथ वही होती थी, कि वो शुरुआत के 2 ओवर जो पावर प्ले में डालते हैं उसमें तो जब बॉल कंडीशन के हिसाब से बॉल स्विंग होती है या वो होता है तो उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है। वो इतनी कसावट भरी गेंदबाजी करते हैं कि उनके सामने कोई भी बल्लेबाज टिककर खेलने के लिए सक्षम नहीं होता है। भले वो विकेट लें ना लें, लेकिन दबाव बना देते हैं। लेकिन लास्ट के जब वो 2 ओवर डालने आते हैं तो वो पूरा जो इकोनॉमी होता है उनका वो बराबर हो जाता है, और वो आगे बढ़ जाता है बाकी गेंदबाजों से। तो ये कंसर्न है भुवनेश्वर के लिए। आपका ये कहना है कि जो पैट कमिंस है उसको पहले ही इस्तेमाल कर दिया जाए 15 के पहले भुवनेश्वर कुमार को, ताकि वो इकोनॉमिकल रहे और इम्पैक्ट भी डाल सके? हाँ, कह सकते हैं हम उनको, क्योंकि उनका शुरुआती ओवर अगर ख़त्म कर सकते हैं आप तो कर दीजिए, क्योंकि इकोनॉमी कम रहेगी तो बल्लेबाज दबाव में आएगा, और वहाँ पे फिर जो दूसरा बल्लेबाज है और गलत शॉट खेलने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, तो आपको विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर वही 2 ओवर आप लास्ट में करवाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने लगातार देखा है भुवनेश्वर कुमार को जब भी लास्ट में प्रदर्शन करते हैं उनका प्रदर्शन लास्ट में अच्छा नहीं रहता है। सचिन जी, ये बताइए कि SRH के है स्पिन डिपार्टमेंट, जिसमें मयंक मार्कंडे, शहबाज अहमद और आपके ये आते हैं वाशिंगटन सुंदर आते हैं। उन्होंने अगर 3 इनिंग्स की बात की जाए, 3 मैचेस खेले उन्होंने, टोटल जितने इनके स्पिन डिपार्टमेंट है, उन्होंने 20 ओवर में 224 रन लिए हैं और सिर्फ 5 विकेट्स लिए हैं। ये आपको क्या कंसर्न नहीं लग रहा है SRH के लिए कि एक वीक कड़ी है स्पिन डिपार्टमेंट? देखिए यार, टीम को जीतने के लिए ये स्पिन डिपार्टमेंट मुझे लगता है अहम रोल होता है, क्योंकि देखिए मिडिल ओवर्स में स्पिन डिपार्टमेंट ही होता है जो ज़्यादा विकेट निकालता है, क्योंकि पावर प्ले के बाद जो बल्लेबाज होते हैं वो मारने के लिए खेलते हैं, और स्पिन डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं बल्लेबाज होते फंसते नज़र आते हैं। और विदेशी बल्लेबाजों के लिए तो मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अहम है। और देखिए, हाँ, ये मेन कंसर्न रहेगा, पर मुझे लगता है कि मयंक मार्कंडे लेग स्पिनर हैं और उनका टीम में अहम रोल है, क्योंकि देखिए सामने चेन्नई सुपर किंग है, और चेन्नई के बल्लेबाजों में देखा गया है कि कई बार ऋतुराज गायकवाड़ भी स्पिनर्स में फंसते नजर आए हैं, और शुभम दुबे भी कई बार लेग स्पिन में फंसते भी हैं। तो मुझे लगता है कि आज मयंक मार्कंडे और शहबाज अहमद का अहम रोल होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि नटराजन वापस आ चुके हैं, आज के मैच के लिए अवेलेबल है, तो क्या हम जयदेव उनादकट की जगह नटराजन को ला सकते हैं, या फिर आज हम उमरान वली की वापसी देख सकते हैं स्क्वाड में?
देखिए उमरान मलिक की वापसी तो शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन में रहेगी मुझे, क्योंकि उमरान मलिक के साथ दिक्कत ये रहती है कि फास्ट बॉलिंग तो बहुत करते हैं लेकिन लाइन एंड लेंथ सही नहीं रहती है। जबकि टी नटराजन के साथ ऐसा है कि वो परफेक्ट यॉर्कर भी डाल सकते हैं और अच्छी खासी बॉलिंग भी कर सकते हैं। एक टाइम पर उनको भारतीय टीम में भी हमने शामिल देखा और अच्छे खासे प्रदर्शन के साथ देखा। खैर चोटें उन्हें लगी और फिर वो बाहर हो गए, वो बात अलग है। लेकिन उमरान मलिक की तुलना में अगर टी नटराजन को देखा जाए तो बॉल उतनी उनकी तुलना में बॉल थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन तब भी वो एक अच्छी खासी एवरेज स्पीड के साथ बॉल डाल सकते हैं और परफेक्ट यॉर्कर उन्हें और कारगर साबित करती है। तो मैं उमरान मलिक की जगह टी नटराजन को शामिल होते हुए देखना चाहूँगा इस टाइम पर। ठीक है। आपको बता दें कि आज क्लासन फिर से खेलेंगे एसआरएच की तरफ से, लेकिन उनका फॉर्म सीएसके के खिलाफ काफ़ी ख़राब है। उन्होंने 2 इनिंग सीएसके के खिलाफ खेले और सिर्फ उनको 24 रन ही बनाने दिए। क्या लग रहा है आज क्लासन को कौन आउट करेगा या फिर क्लासन से किसका हेड टू हेड रहेगा एसआरएच के बॉलर से? देखिए आज क्लासन, मुझे लगता है कि क्लासन अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो उनको कौन आउट करेगा तो मुझे लगता है कि शुरुआत में ही उनको ब्रेक थ्रू अगर दिला सकते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर ही रहेंगे। हाँ, मतलब मैं वही नाम पूछ रहा हूँ, क्या लगता है कौन हो सकता है? देखिए चेन्नई के बॉलर्स में मुझे लगता है कि अगर पाथिराना की देखिए यॉर्कर देखिए उस टाइम कितनी खतरनाक रही है। दीपक चहर की स्विंग पे अगर देखिए मुझे लगता है कि क्लासन आएंगे मिडल ओवर में, तो जब तक दीपक चहर तो रहेंगे नहीं, पर पाथिराना का अहम रोल रहेगा। और हाँ, पाथिराना बीच के ओवर में दिखेंगे देखो। और मुझे लगता है कि देखो देखा जाए तो मार्करम को अगर आउट किया जा सकता है तो यॉर्कर और बाहर की बॉलों पे आउट किया जा सकता है। अंदर आती बॉलों को वो बहुत अच्छे से खेलते हैं और उनकी जो कमज़ोरी रही है वो ऑफ स्टंप पे रही है। ये बताइए, अगर चेन्नई की बैटिंग की बात की जाए तो पिछले मैच में हमने देखा कि जो चेन्नई लगातार मैच जीतते हुए आ रही थी इस सीज़न के, जब वो डीसी के सामने आई तो चोक करे जैसे ही लगी। जैसे कि जब उनका बैटिंग ऑर्डर नहीं चला जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ और आपके रचिन रविंद्र दिखे, जो फॉर्म में तो है लेकिन प्रेशर में दिखे, उसके बाद उनकी टीम जो है पूरी ढह गई। आखिरी में MS धोनी ने कुछ रन बनाए। तो आज के लिए कितना अहम रहेगा उस पिच पर खेलना जिस पिच पर अभी कुछ दिनों पहले ही रिकॉर्ड बना है IPL का? देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ को टाइम लेकर खेलना होगा, क्योंकि पारी की शुरुआत तो वो कर रहे हैं पर उसको अच्छे स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए दिल्ली के मैच में वो प्रेशर में दिखे। और बाकी देखिए दिल्ली के बॉलर्स की तारीफ़ करनी होगी, उस दिन उन्होंने अच्छी पॉइंट पर बॉल डाली। बाकी देखिए आज के मैच में मुझे लगता है कि चेन्नई पे प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि सामने 277 मारने वाली टीम है। और अगर ऐसे में चेन्नई पहले गेंदबाजी करती है तो उन पर प्रेशर डबल रहेगा। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को डर रहेगा कि दोबारा से उनको वही बड़ा स्कोर देखने को ना मिले। क्या आपको लगता है कि एसआरएच ने जो पिछला मैच देखा होगा, उनके एनालिस्ट ने पिछला मैच देखा होगा जब डीसी और सीएसके का हुआ, तो क्या आपको लगता है कि एक वीक लिंक है जो ओपनर है कि भाई अब तुम पहले काम करो, ओपनर को आउट कर लो, उसके बाद फिर जो मिडल ऑर्डर है उनको एक्सपोज हो जाएंगे? ऐसा आपको लगता है कि आज कुछ हो सकता है चेन्नई एसआरएच की तरफ से? चेन्नई के लिए ना, देखिए चेन्नई का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो उनकी बैटिंग है। रचिन रविंद्र को हमने देखा लगातार उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए रन बनाए, उसके बाद चेन्नई ने उनको खरीदा और पिछले 2 मैचों में उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था। खैर पिछले मैच में चेन्नई की टीम या कहें तो सस्टेन नहीं कर पाई बॉलर्स को या खेल नहीं पाई, जो भी हुआ, लेकिन उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा है। जो दिल्ली के खिलाफ जो मैच हुआ था चेन्नई का, जिसमें टीम ने रन नहीं बनाए थे, ऋतुराज गायकवाड़ भी हल्के में चले गए थे और उसके बाद रचिन रविंद्र भी नहीं चले, फिर रहाणे भी नहीं चले और लास्ट में धोनी ने कुछ रंग दिखाए लेकिन वो उस लायक नहीं बचे थे फिर टीम को जीत दिला सकें। तो एसआरएच ये चाहेगा कि जो पिछले मैच में हुआ उसको दोहराना चाहेगा, लेकिन चेन्नई के लिए वो एक एक्सेप्शनल वाला डे था जी। एक मैच में उनके खिलाड़ी ख़राब खेलते हैं तो अब उनसे उम्मीद ये नहीं कर सकते कि वो हर मैच में वैसा ही खेलेंगे। एसआरएच की टीम मैनेजमेंट अगर ये चीज़ देखी होगी तो चेन्नई ने भी वो चीज़ नोटिस की होगी। उन्होंने भी उसके ऊपर काम किया होगा कि हमारे खिलाड़ी या हमारे जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं वो कहाँ पे फंसे, कहाँ पे उनका लो हुए वो और कहाँ पे उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। तो रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे, इन बल्लेबाजों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो फंस जाएंगे। जहाँ तक शिवम दुबे की मैं बात करूँगा तो शिवम दुबे उस खिलाड़ी की तरह है जो गली क्रिकेट का अपना सपना पूरा कर रहे हैं कि केवल बल्लेबाजी करूंगा, ना फील्डिंग करूंगा, ना बॉलिंग करूंगा। ये बताइए, मैं रहाणे की बात करना चाहता हूँ। वैसे रहाणे ने पिछले मैच में अच्छे रन बनाए, उन्होंने 30 बॉल पे 35 रन बनाए 150 के स्ट्राइक रेट से।
लेकिन क्या उनका केस एडन मार्करम जैसा ही है? वो भी क्या पिछले, लेकिन उनके कुछ मैचों में स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा नहीं रहा है खेलते वक्त, तो क्या उनका भी केस एडन मार्करम जैसा ही है कि आप स्ट्राइक रेट में पिछड़ जा रहे हैं हर बार? नहीं, देखिए मैं मार्करम के केस की तरह रहाणे की तुलना नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले सीज़न मैं पहले पिछले सीज़न की बात करूँ तो जिनके रहाणे अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते नजर आए, स्टार्टिंग के आते ही उनका अगर हम एवरेज देखें तो हर शुरुआती 5 बॉलों पर उन्होंने एक छक्का बाउंड्री मारी है। और देखिए इस सीज़न की बात करें तो उनके शुरुआत मैच भी अच्छे रहे हैं, बीच में 2-1 मैच फंसते नज़र आए हैं, तो मुझे लगता है कि इन मैचों में उनके ऊपर पूरा हम नहीं डाल सकते। और देखिए बल्लेबाजी जब से उनका सिलेक्शन देखिए T20 के दम पर ही पिछली बार टेस्ट में हुआ था, तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी तुलना मार्करम से कर लेनी चाहिए। और उनका भी देखिए ये कि अगर ओपनिंग में अच्छी शुरुआत मिलेगी तो मुझे लगता है कि वो और अच्छे से खुलकर खेल पाएंगे। और ऋतुराज गायकवाड़ का हम देख पा रहे हैं कि वो थोड़ा सा जल्दी मैच में फंसते नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रहाणे पे पूरा बर्डन पड़ जा रहा है और वो इसलिए थोड़ा सा झुक के खेल रहे हैं। अगर ओपनिंग साझेदारी अच्छी मिलती है तो रहाणे खुल के खेलेंगे। आपको बता दें कि आज CSK और SRH के बीच मैच है, दोनों बराबर की टीमें हैं। दोनों के ओपनिंग पेयर काफ़ी अच्छे हैं, एक तरफ ट्रेविस हेड है तो दूसरी तरफ आपको सचिन रविंद्र दिखेंगे, एक तरफ आपको क्लासन दिखेंगे तो वहीं दूसरी तरफ आपको MS धोनी और शिवम दुबे नज़र आएंगे। आपको क्या लगता है आज शिवम दुबे और क्लासन का दिन हो सकता है, क्योंकि आज उस पिच पर खेला जा रहा है जहाँ पर रिकॉर्ड बन चुका है कुछ दिन पहले? देखिए मुझे नहीं लगता कि ये मैच उस दिन जैसा होगा, उतने रन तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ ये है कि शिवम दुबे और क्लासन अपने एवरेज स्कोर तक तो पहुंच ही जाएंगे। मतलब हाईएस्ट रन गेटर नहीं हो, लेकिन अपने वो 40-50 वाला स्कोर उन दोनों का रहेगा। ये बताइए कि ये काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है कि धोनी को यार अगर इतना वो मार रहे हैं तो उनको ऊपर आना चाहिए, तो क्या वो आना चाहिए उनको ऊपर, या फिर जहाँ बैटिंग कर रहे हैं वहीं करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है धोनी को ऊपर आना चाहिए, कि देखिए लाखों करोड़ों फैंस की अगर हम भावनाओं की बात करें सबसे पहले, देखिए 8वें नंबर पर आते हो बैटिंग हाँ करने। मैं वही, देखो लाखों करोड़ों फैंस उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं। और देखिए मुझे धोनी ने पिछले सीज़न ही मन बना लिया था कि वो क्रिकेट से अलविदा कह देंगे, पर कहीं ना कहीं फैंस की लगन उनको इस IPL सीज़न तक 2024 तक खींच के लाई है। और देखिए जो क्रिकेट फैंस हैं उनको बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि लोग रविंद्र जडेजा की आउट होने की कामना करते थे पहले के सीज़न में, कि उसके बाद धोनी को देखने को मिलेगा, वजह से उनको कैप्टनशिप भी हाँ छोड़नी पड़ी। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस उनको ज़रूर खेलते हुए देखना चाहते हैं। और देखिए मैच जब फंसा होता है और धीमी पिचें होती है तो महेंद्र सिंह धोनी को देखिए बल्लेबाजी के लिए आना चाहिए, पर एक तरफ से धोनी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि उनको टीम को मजबूत बनाना है इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए उनको थोड़ी सी फैंस की सम्मान भी करना चाहिए, थोड़ा सा आगे खेलना चाहिए, जहाँ पिच स्लो हो उनको मैच बल्लेबाजी के लिए आना चाहिए। जी बताइए। जी मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि धोनी को या तो ऊपर आना चाहिए या फिर टीम से हट जाना चाहिए, क्योंकि आप नीचे आके क्या ही करेंगे वो नहीं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ तो वो टीम की जान है वो CSK की। नहीं, CSK की जान है, लेकिन अगर आप टीम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो भाई फिर और लोगों को और भी है, मौका दीजिए उनको भी। आप बिल्कुल नीचे आते हैं, चेन्नई के खुद के फैन के विकेट गिरने के लिए सेलिब्रेट करते हैं कि ठीक है विकेट गिरो, आउट हो जाओ जल्दी से, धोनी आएगा खेलेंगे। तो या तो आप पहले आ जाइए। चेन्नई के जो खिलाड़ी हैं, पिछले सीजन में हमने रविंद्र जडेजा को देखा कि उन्होंने खुद से कहा कि भाई ये लोग मुझे ही आउट होने के लिए सेलिब्रेट करते हैं कि मेरा विकेट हो गया। तो ये बाकी खिलाड़ी के ऊपर एक प्रेशर लाता है कि भाई या तो मैं आउट हो जाऊँ या रन बना दूँ, तो ये कहीं ना कहीं चेन्नई के लिए खतबू है। देखिए इस बात से मैं भी सहमत हूँ। मुझे लगता है कि धोनी सीज़न अपने ब्रांड वैल्यू के लिए खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि बाल बड़े करना और ये सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू को दर्शाता है। नहीं, ये तो वैसे हर क्रिकेटर्स के साथ होता है, सिर्फ धोनी नहीं है ये। और बाकी देखिए अगर आप टीम को भविष्य के लिए बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको उस खिलाड़ी को पूरा समर्पण देना पड़ेगा। कई बार देखा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी ही टीम को चला रहे हैं। नहीं, मेरा यही सवाल है कि मेरा यही सवाल था आपका। हमने पिछले बार में भी बात की थी कि MS धोनी उनको इसलिए ऊपर भेज रहे ताकि वो अब उनको ये चाहते कि अब जिम्मेदारी पे वो खड़े हो जाए, क्योंकि अब MS धोनी का भी ये शायद आखिरी सीज़न है, उसके बाद और कोई दूसरा कप्तान बन जाएगा, जैसे कि अभी ऋतुराज गायकवाड़ बने। तो मुझे लगता है कि वह उनको चाहते हैं कि आप जैसे बैटिंग कर रहे हैं वैसे करें और मैं सबसे आखिरी में आऊँगा ताकि मेरी ज़रूरत भी ना पड़े आपको बाद में। देखिए मुझे लगता है कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पहले के मैच में देखा गया कि जब चेन्नई पहले बल्लेबाजी कर रही थी उन्होंने समीर रिजवी को भेजा, तो कहीं ना कहीं वहाँ टीम अच्छी पोजीशन पर थी और समीर रिजवी का भेजा जाना अच्छा मूव था। पर दिल्ली कैपिटल्स वाले मैच में देखा गया कि मैच पूरा फंस रखा है और ऐसी स्थिति में आप समीर रिजवी को ऊपर नहीं भेज सकते, क्योंकि वो अभी युवा खिलाड़ी हैं, उनको समय लगेगा। और देखिए धोनी ने अच्छी बल्लेबाजी की और यकीनन अगर धोनी ऊपर आते तो उस मैच का परिणाम भी अलग होता। और देखिए IPL है, इसमें कई बार देखा गया कि टीमों के रन रेट से क्वालिफिकेशन पर फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट 2-2 पॉइंट टीम को
कहीं ना कहीं एंड में देखिए ज़रूरत पड़ेगी पॉइंट्स की। तो मुझे लगता है कि मैच पे डिपेंड करता है कि धोनी को किस पोजीशन पर आना चाहिए। अगर ये फाइनल होता तो क्या तब भी धोनी 8वें नंबर पे आते? ये भी मुझे है। तो लगता है कि धोनी आते, तब भी क्योंकि अगर 8वें भविष्य नंबर की पे बात आते। थी तो मुझे लगता है कि फिर आते ही आते। अगर मतलब भविष्य देख रहे तो हालांकि फिर लेकिन फाइनल, पिछले फाइनल में वो लेट ही आए थे। और देखिए आए तो पहली बॉल पर आउट हुए थे। क्योंकि वही है कि अगर आप भविष्य देख रहे हो तो फिर पूरा समर्पण करिए। और कितनी बार देखा गया है कि ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, पर कई बार महेंद्र सिंह धोनी मैच को चला रहे हैं, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। हम बात करेंगे सीएसके के बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में, जिसमें दीपक चहर और तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, जडेजा और पथिराना, और इसके साथ साथ डेरी मिचेल भी कभी कभी बॉल डालते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। दीपक चहर उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं जितना वो पिछले सीज़न लगते थे। जिस तरीके से कि उनकी बॉल स्विंग होती थी, इस सीज़न उतने ज़्यादा वो इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए जैसा कल मैंने कहा था कि दोनों भाई इस टाइम पर इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, राहुल चहर और दीपक चहर। दीपक चहर के साथ दिक्कत यह है कि धोनी ने पिछले 2-3 सीजन में उन पर लगातार इन्वेस्ट किया है, लगातार भरोसा किया है, लेकिन इस टाइम पर जो उनका फॉर्म है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। या ऐसे कह दें कि ये सीज़न उनके लिए है ही नहीं। खैर अभी ज़्यादा मैच नहीं हुए हैं, लेकिन तब भी ये चीज़ उनके लिए फंसाने वाली है कि शुरुआत के 3-4 मैचों में आप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टीम के ऊपर भी दबाव लाता है, और जो सामने वाली टीम है उसको ऊपर भी ये वो होता है कि आप इनको एक वो क्या बोलते हैं कि कमज़ोर खिलाड़ी समझ के उनके ऊपर ज़्यादा अटैक होता है, जबकि वो सीएसके के लिए सबसे महत्वपूर्ण बॉलर हैं। देखिए इस पर एक बात बोलूँगा मैं कि दीपक चहर भी मुंबई इंडियंस की तरह हैं। शुरुआत में प्रदर्शन नहीं करते हैं, पर अंतिम के मैचों तक उनके एवरेज कोटे में 22 से 20 विकेट हो ही जाती है। ठीक है, ये जल्दी होगा कहना कि दीपक चहर परफॉर्म नहीं कर रहे। आने वाले मैचेस में वो करेंगे, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। इस मैच के लिए अभी मुस्तफिजुर रहमान बाहर है, क्योंकि वो वीज़ा रिलेटेड काम के लिए वो वापस अपने देश चले गए। क्या लगता है आज कौन आएगा? क्या मुकेश कुमार आज स्क्वाड में दिख सकते हैं? क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने पिछले साल अचानक से आकर आईपीएल में मयंक यादव की तरह वो कर दिया था, हल्ला कर दिया था यहाँ पर। हाँ देखिए मुकेश चौधरी अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं, और मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर की तरफ देखेगी, क्योंकि शार्दुल ठाकुर देखिए अपने साथ बॉलिंग के साथ साथ बल्लेबाजी भी लाती है, और टीम को देखिए शार्दुल के आने से अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि अगर बैटिंग लाइनअप सीएसके का इतना लंबा है तो फिर शार्दुल को लाकर, अगर इससे अच्छा ये हो सकता है कि प्रॉपर बॉलर खिलाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके दूसरे बॉलर भी जो है रन कंसीड कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए चेन्नई हमेशा से जब पिछला सीज़न शार्दुल ठाकुर खेले हैं तो कई बार चेन्नई ने मेन बॉलर से ज़्यादा शार्दुल ठाकुर पर भरोसा जताया, और उस पर वह खरे भी उतरे हैं। और देखिए अगर धोनी की बात की जाए तो धोनी मुझे लगता है कि शार्दुल को ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनको वो ज़्यादा खिलाते हैं, और मुझे लगता है कि आज शार्दुल ठाकुर देखिए पक्का प्लेइंग 11 में खेलते नजर आएंगे। बेबी मलिंगा की मैं बात कर रहा हूँ, पथिराना की, कितने ज़्यादा इफेक्टिव आज साबित हो सकते हैं हैदराबाद में, क्योंकि उनकी जो बॉलें है, जिस तरीके से वो यॉर्कर फेंकते हैं, कितने ज़्यादा वो खतरनाक हो सकती है किसी भी मिडल ऑर्डर बैट्समैन के लिए जो आज एसआरएच में खेलने वाला है। देखिए बेबी मलिंगा श्रीलंका से आते हैं और धोनी ने उन पर बहुत इन्वेस्ट किया है। हम जानते हैं कि सीएसके की मैनेजमेंट ने उनको चेन्नई में पहले अपने साथ में रखा, फिर उसके बाद अभ्यास करवाया, जो उनके नेट प्रैक्टिस बॉलर। पहले मैं आपको बता दूं कि पथिराना जब सीएसके में आए हुए थे, उसके बाद ही उनका नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है सीएसके के परफॉर्मेंस देखकर, बताइए। हाँ, तो उनके साथ में अच्छी चीज़ ये है कि सीएसके मैनेजमेंट उन पर पूरा भरोसा करता है। आप देखते हैं कि शिवम दुबे जैसे ही बैटिंग करके जाते हैं, सीधा आदमी को पता होता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कौन आने वाला है। तो सीएसके मैनेजमेंट का उनके ऊपर पूरा भरोसा है, और वो हमेशा उस भरोसे पे खरे भी उतरते हैं। वो आते हैं, 1-2 विकेट आपको लेके देते ही है, और साथ में उनका इकॉनमी रेट जो वो होता है वो भी कम होता है जो बाकी बॉलर होते हैं उनकी तुलना में। तो देखिए एसआरएच के लिए बहुत फंसाने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होगी एडन मैकलम के सामने। वो वैसे ही फॉर्म में नहीं चल रहे हो, अगर पथराना के सामने वो आते हैं तो उनके साथ दिक्कत होगी। और साथ में क्लासन और बाकी जो अब्दुल समद जो हैं, जो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए पथराना आज एक वो मलिंगा का वो परफेक्ट यॉर्कर वाला सीन हो जाएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको खेलना। ठीक है, आज के 2 प्लेयर्स बताइए, 2 की प्लेयर जिस पर आज ध्यान रखेंगे आप। हाँ देखिए अजिंक्य रहाणे। वैसे मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्यों?
ठीक है, क्योंकि मैं उनकी बल्लेबाजी से काफ़ी प्रभावित होता हूँ। जो उनके शॉट सिलेक्शन होते हैं ना, मुझे अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आज ऋतुराज गायकवाड़ अगर आज जल्दी विकेट खोते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रहाणे लंबी पारी खेलते नजर आ सकते हैं। ठीक है। और दूसरा प्लेयर वहाँ से मैं SRH से बॉलिंग में देखूँगा भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि मतलब दोनों पुराने चावल आप देखना चाहते हैं इंडिया के मैचों में धार नहीं नजर आई है, तो मुझे लगता है कि आज ओल्ड इज गोल्ड वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार ज़्यादा अगर देखा जाए तो थोड़े कंडीशनल बॉलर नहीं लगते हैं आपको? मतलब कि कंडीशंस होंगे तो हाँ देखिए है, बाकी देखो इस IPL में देखा गया है कि बल्लेबाजी पिच ज़्यादातर बन रही है। हाँ। और गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही है। और देखिए अगर गेंदबाजी पिच हमें को देखने को मिलती है तो आप सब भुवनेश्वर कुमार की काबिलियत से वाकिफ़ हैं। और देखिए अगर भुवनेश्वर कुमार के ऊपर यॉर्कर टप्पे पर गिरने पड़ जाए तो मुझे लगता है कि सारे बल्लेबाज उनसे पूरा जोखिम हो सकता है उन बल्लेबाजों को। तो भुवनेश्वर अच्छे गेंदबाज हैं, पर कहीं ना कहीं देखिए लय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर अगर लय में आएंगे तो देखिए हर टीम के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, आप बताइए 2 प्लेयर्स। देखिए मैं ध्यान देना चाहूँगा मयंक अग्रवाल पर। पिछले मैचों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, टीम के अनुसार नहीं रहा है जिस हिसाब से टीम प्रदर्शन कर रही है। जिस रेट से रन बनने चाहिए थे उनके तरफ जिस रेट से रन बनने चाहिए थे उतने नहीं बनने चाहिए, तो इसी आधार पे उनको पंजाब किंग्स ने रिलीज़ किया था कि वो उस स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पा रहे थे जिससे बनने चाहिए। तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल वाला समय होगा, तो मैं देखना चाहूँगा कि वो इसको कैसे टैकल करते हैं। और दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगा अजिंक्य रहाणे का, जो सैम सचिन ने बोला कि अजिंक्य रहाणे भी इस टाइम पे उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे जिससे उनका आधार, जब जैसे चेन्नई के खिलाफ चेन्नई के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया था उसके बाद टेस्ट में उनकी जगह बनी थी, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर से देखेंगे कि यहाँ पर मैं इतना अच्छा प्रदर्शन कर दूँ कि टेस्ट टीम में या फिर वनडे टीम में मेरा नाम आने की गुंजाइश हो जाए। तो हम शायद अजिंक्य रहाणे 2.0 वर्जन देख रहे हैं इस पिछले IPL में भी और इस IPL में भी, लेकिन अभी IPL की शुरुआत में थोड़े फीके नज़र आए। हम आशा ये करते हैं कि आगे वो फिर से अपनी लय वो प्राप्त करें। आज मैच खेला जाना है राजीव गांधी स्टेडियम में। देखना यह होगा कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद में अपनी जीत पता कर सकती है या फिर हैदराबाद अपने झोली में दूसरे जो जीत है वो डाल सकती है। इसी तरीके के हर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए 30 यार्ड्स में।